नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है गर्भ का पोषण। तो इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का नाम ही है गर्भ शारीर। तो गर्भ शारीर की बात हम लोगों ने किया था, अर्थात उसमें गर्भ से संबंधित उसकी बात किया था। सबसे पहले हम लोगों ने गर्भ की बात किया था। गर्भ की बात क्या होती कि सुखशोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। मीन्स जो गर्भ के निर्माण के लिए आवश्यक घटक होते हैं, तत्व होते हैं, क्या होते हैं? शुक्र होते हैं, शोणी होते हैं, और उसमें जीवात्मा का जब प्रवेश होता है, ये पूरी घटना कहाँ पर हो रही है? ये गर्भाशय में होती है। कुक्षी का मतलब गर्भाशय में हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गर्भ की वृद्धि किस तरह से होती है, गर्भ वृद्धि कर भाव कौन से होते हैं, और ये जो गर्भ की वृद्धि है उसको हम लोग कहते हैं कि गर्भाव क्रांति। गर्भ की वृद्धि मतलब गर्भाव क्रांति, जिसको मॉडर्न में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी से कोरिलेट करते हैं। और जो गर्भ की वृद्धि हो रही है, गर्भाव क्रांति हो रही है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक माह में अलग अलग वृद्धि हो रही है, अंग प्रत्यंग उत्पत्ति हो रही है, अलग अलग माह में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। तो इसको हम लोगों ने मासानुमासिक वृद्धि क्रम के बारे में देखा था। तो मासानुमासिक वृद्धि या मासानुमासिक वृद्धि क्रम से संबंधित हम लोगों ने बात किया था। उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से गर्भ का पोषण होता है। गर्भ की वृद्धि कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होती है? गर्भ के पोषण पे। तो देखा जाए मोटा मोटे तौर पे कि गर्भ का पोषण तो सिंपली गर्भ है, अर्थात जो 9 मंथ का डेवलपमेंट है, या 9 मंथ या 10 महीने या 12 महीने, जैसे चरक ने बोला है कि 9 से 10 महीने, 9 से 10 महीने, और सुश्रुत ने बोला है कि 9 से 12 महीने में जो प्रसव होता है उसका मतलब 12 महीने तक गर्भ का पोषण होता है। मीन्स गर्भ माता के पे आश्रित होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये माता है और यहाँ पर ये एक तरह से गर्भाशय है, मीन्स यूट्रस है। तो यूट्रस ही पार्ट है जो पेल्विक रीजन में होता है, और यही जब डेवलपमेंट की कंडीशन में जब लास्ट स्टेज तक कहीं ना कहीं एब्डोमेन तक चला जाता है। तो एब्डोमेन तक चला जाएगा, देखेंगे कि जो ये यूट्रस है ये कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो गया है और इसमें डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, अर्थात गर्भ इसमें डेवलप हो रहा है। तो ये जो है टोटली किस पर डिपेंडेंट है? ये माता पे आश्रित है। हालांकि गर्भ जो होता है, कहते हैं ना, गर्भ को भूख प्यास नहीं लगती है, अर्थात गर्भ रोता नहीं है। गर्भ रोता नहीं है, फिर भी ये माता पे आश्रित ही होता है। इसके संपूर्ण एक्टिविटी या क्रियाकलाप डिपेंड करता है माता के आहार विहार और रहन सहन पे। उसी से संबंधित हम बात करेंगे गर्भ के पोषण। तो गर्भ का पोषण टोटली डिपेंड करता है माता के पोषण पर। तो इसका मतलब माता देख रहे हैं, माता है, और ये यहाँ पर यूट्राइन कैविटी है। तो यहाँ पर यूट्राइन कैविटी से साइड में जो अटैच है प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा से देख रहे होंगे और मॉडल से कोरिलेट करते हैं। तो प्लेसेंटा से क्या होता है? अम्बिलिकल कार्ड होता है। अम्बिलिकल कार्ड का एक एंड प्लेसेंटा से अटैच होता है, दूसरा एंड जो है अम्बिलिकस, जो है गर्भ के अम्बिलिकस, एम्ब्रियो के अम्बिलिकस से अटैच होता है। तो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से ये जो इसी अम्बिलिकल कार्ड में जो भी अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन अटैच होती है, इसके थ्रू जो है न्यूट्रिशन इसको गर्भ को मिलता है, एम्ब्रियो को मिलता है। आइए शुरू करते हैं कि हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने किस तरह से गर्भ का पोषण के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने गर्भ की वृद्धि या गर्भ के पोषण से संबंधित बातें किया है, और हमें संपूर्ण बातें समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कि चरक ने किस तरह से क्या बातें की है, सुश्रुत ने क्या बातें की है कि गर्भ के पोषण से संबंधित। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चरक सारिद 4 में। चरक सारिद 4 में देखते हैं श्लोक नंबर 27। चरक सारिद 4 श्लोक नंबर 27 के अंतर्गत चरक ने किस तरह से गर्भ के पोषण से संबंधित, गर्भ की वृद्धि के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पहला पॉइंट दिया है कि इसी श्लोक में चरक सारिद 4 में ही दिया है मात्रादिनाम खलु। तो यहाँ पर देखेंगे मात्रादिनाम। तो यहाँ पर शब्दों का बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थ होता है। इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो श्लोक के अर्थ को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो शब्दों के अर्थों को जरूर जाने एक एक करके, क्योंकि संस्कृत में जो भी श्लोक होते हैं उनके एक एक जो शब्द होते हैं उनको संधि विच्छेद कर उनको तोड़ कर जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तो उसका अर्थ प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो देख रहे होंगे मात्रादि नाम खलु, एक शब्द है मात्रा आदि। मात्रा आदि मतलब होता है मातृ आदि, मीन्स मात्रज पित्रज। तो यहाँ पर क्या है? मात्रज आदि गर्भ वृद्धिकर भाव। तो हम लोग बात करते हैं कि गर्भ वृद्धिकर भाव कौन कौन से होते हैं। गर्भ का जब निर्माण हो जाता है, गर्भ के निर्माण होने के पश्चात
कौन कौन से गर्भ वृद्धिकर भाव होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि मात्रज 6 भाव होते हैं, मात्रज, पित्रज, सत्वज, सात्वज, रसज और आत्मज, ये 6 भाव होते हैं। इन्हीं पे कहीं ना कहीं गर्भ की वृद्धि होती है, इसी पे डिपेंडेंट होता है, तो ये गर्भ वृद्धिकर भाव कहे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है गर्भ के पोषण से संबंधित कि मात्रादि नाम अर्थात मात्रज आदि गर्भ वृद्धिकर 6 भाव, मात्रज आदि गर्भ वृद्धिकर 6 भाव, मात्रादि नाम खलु गर्भ करणाम भवानाम, मीन्स जो गर्भ की वृद्धि है या गर्भ का पोषण है या गर्भ की वृद्धि कहीं ना कहीं पोषण के थ्रू होगा, तो किन किन भावों के तहत होगा, तो कह रहा है कि मात्रज आदि मात्रा आदि जो गर्भ वृद्धिकर 6 भाव है, इनके संपूर्ण रूप से संपत, अर्थात संपत का मतलब क्या होता है, गर्भ करणाम मीन्स गर्भ को बढ़ाने वाले, बढ़ाएंगे तब इसका न्यूट्रिशन होगा, तो गर्भ करणाम भवानाम संपदस तथा, मीन्स ये जो भाव है 6 भाव है, ये संपूर्ण भाव, संपूर्ण 6 भाव जो है मात्रा जाति 6 भाव, वो क्या होना चाहिए, संपत्त होना चाहिए। संपत्ति मीन्स होता है कि शुद्ध होने चाहिए, अपने रूप में होना चाहिए। संपत्ति मीन्स होता अदोषता, अदोषता मतलब दूषित न हो, मीन्स ये जो 6 भाव है, मात्रज है, पित्रज है, रसज है, सात्मज है, आत्मज है, सत्वज है, ये 6 भाव क्या होना चाहिए, ये संपत्ति होना चाहिए, प्रशस्त रूप में होने चाहिए, जैसा होना चाहिए उस हिसाब से बताया गया है। फिर देखेंगे कि ये जो मात्रा आदि 6 भाव जो होते हैं संपूर्ण रूप से क्या होती है कि अदूषित अर्थात दूषित न हो, तब गर्भ की वृद्धि होती है, जो गर्भ के कारण होते हैं या गर्भ की वृद्धि के कारण होते हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। फिर देखेंगे इसमें सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ये तो पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट इसमें हो गया, एक नंबर में पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर में देखेंगे यहाँ पर, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा वृत्ति, तो वृत्तस्य सौष्ठवम, वृत्तस्य सौष्ठवम, तो वृत्तस्य मीन्स होता क्या होता है, वृत्तस्य सौष्ठवम का मतलब समझ लीजिए। पहले हम लोग वृत्तस्य का मतलब समझेंगे। वृत्तस्य का मतलब क्या दिया, माता के आहार विहार और आचार, माता के आहार विहार मीन्स गर्भावस्था के दौरान गर्भ का जो पोषण होता है या जो डेवलपमेंट होता है किस पर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट माता के आहार विहार और आचार मीन्स भ्रमण या घूमने टहलने से, विहार से संबंधित होता है। जिस तरह के आहार विहार को गर्भड़ी के, और इसका मतलब क्या होता है कि गर्भड़ी परिचर्या के अंतर्गत बताए हुए नियम एवं आहार का समुचित रूप से सेवन करना। तो जब गर्भावस्था गर्भड़ी परिचर्या में हम लोग देखते हैं कि वहाँ बताया गया कि गर्भड़ी को क्या क्या चीजें सेवन करनी चाहिए या क्या क्या खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, या किस तरह के भ्रमण करने चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए, सब नियम बताए हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि मात्र से वृत्तस्य मीन्स वृत्ति क्या है, माता के आहार विहार एवं आचार, आहार विहार एवं आचार मीन्स आहार और विहार और आचार, ये चीजें जो है गर्भड़ी के नियम में जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए, तब गर्भ की वृद्धि प्रॉपर तरीके से होगी। तो कहा जाता है कि माता को गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक वजन या शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक ऊंचे नीचे जगहों पर नहीं जाना चाहिए, खुले आसमान में नहीं टहलना चाहिए, रात्रि में अकेले नहीं सोना चाहिए और विभिन्न प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजें बताई गई है। तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में चरक संहिता के अंतर्गत। फिर देखेंगे यहाँ दिया है सौष्ठव, अर्थात सौष्ठव मतलब जिस रूप में बताया गया उसी रूप में समुचित रूप से होना चाहिए कि क्या गड़बड़ी को करना है क्या नहीं करना है। जब ऐसा अप्लाई होगा, लागू होगा, तब गर्भ की वृद्धि प्रॉपर तरीके से होगी। तो गर्भ की वृद्धि का मतलब उसका न्यूट्रिशन हो रहा है माता के आहार और विहार के द्वारा। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट यहाँ शुरू होता है, श्लोक नंबर 1 में ही तीसरा पॉइंट देखेंगे, मातृतश्चैव उपस्नेह उपसेव्याभ्याम। तो मातृतश्चैव उपस्नेह उपसेव्याभ्याम, माता के उपस्नेह और उपसेद से मीन्स क्या है, माता के हृदय से आई हुई, उपस्नेह और उपस्वेद का मतलब समझ लेते हैं कि माता के हृदय से आई हुई रस वाहिनियां। तो ये कह रहा है कि माता का हृदय, जैसे जहां से भी माता का हृदय होता है से आई हुई रस वाहिनियों से प्राप्त उपस्नेह और माता के ही शरीर से प्राप्त उपस्वेद से गर्भ का पोषण होता है। तो यहाँ समझना है कि माता के हृदय से रस वाहिनियां किस तरह से इस गर्भाशय के पास आ रही है, इसको समझना जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब माता आहार का सेवन करती है तो उसकी खाए हुए जो पंचभौतिक आहार होते हैं उसका पाचन कहीं न कहीं आमाशय या आमाशय प्रदेश में होता है, पक्वाशय में होता है। तो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में उसका पाचन होता है। अब उस आहार रस का जो पाचन हुआ है, जो आहार रस बना हुआ है पाचन के पश्चात, वो क्या होता है कि
वो हृदय की तरफ ले जाया जाता है, हृदय की तरफ ले जाया जाएगा। तो हृदय क्या होता है, एक तरह से पंप का काम करता है, एक तरह से सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन या रस के सर्कुलेशन, जो भी आहार रस है वो कहीं ना कहीं पूरे शरीर में भ्रमण करेगा। वो भ्रमण करते करते कहीं ना कहीं जो डेवलप हो रहा है गर्भ, जो गर्भ डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं यूट्रस के पास जाएगा और उसी रसवाहिनियों के थ्रू ये गर्भ का पोषण होता है। इसलिए कह रहा है कि मात्रश्च एव उपस्नेहन उपस्वेदाभ्याम। तो यहाँ पर दो शब्द है, उपस्नेह और उपस्वेद। ध्यान रखिएगा कि माता के हृदय से आई हुई रसवाहिनियों से प्राप्त उपस्नेह, तो माता के हृदय से रसवाहिनियां जो है गर्भाशय की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां से जो है रसवाहिनियों द्वारा उपस्नेह जाता है और माता के ही शरीर से प्राप्त उपस्वेद से गर्भ का पोषण होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे चौथे नंबर का। चौथे नंबर देख रहे हैं, श्लोक नंबर पहले में चौथे नंबर देख रहे होंगे। तो काल परिणामात मीन्स काल के परिणाम से, काल के परिपाक से, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे गर्भ का वृद्धि या गर्भ का पोषण होता जाएगा। तो यहाँ यह काल परिणामात मीन्स कि दिया है काल द्वारा परिपाक होने से। तो काल द्वारा परिपाक होने से मतलब ये है कि जो भी आहार माता लेती है उसका एक निश्चित काल में पाचन होता है। ऐसा नहीं कि हम तुरंत खाना खाएं और तुरंत उसका पाचन हो जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर समय दिया गया है, एक काल बताया गया कि इतने काल में इस भोजन का पाचन होगा। हर एक भोजन का अपना अपना पाचन का समय होता है। तो बोला काल परिणाम मीन्स काल परिणाम से जो भी खाना माता खा रही है उसका पाचन होगा और वही आहार रस के रूप में जो है गर्भ के पोषण के रूप में जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे माता खाती है, उसके बाद यहाँ पर हृदय से होते हुए ये यूट्रस में आता है, यूट्रस में जो है आपका डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। तो इस तरह से इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या पोषण न्यूट्रिशन होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट देखेंगे स्वभाव संसिद्धेश्च मीन्स गर्भ का जो पोषण होता है या गर्भ का डेवलपमेंट होता है स्वभाव से ही होता है। स्वभाव संसिद्धि मीन्स कुछ चीजें स्वभाव से होती, अपने आप होती है। तो इस तरह से देखते हैं कुछ वृद्धि प्राप्त होती। इन 5 पॉइंट के अंतर्गत क्या होता है गर्भाशय में, कुछ मीन्स होता है गर्भाशय, कुछ मीन्स होता है गर्भाशय, गर्भाशय मीन्स यूट्रस, यूट्रस। तो ये यूट्रस में या कुक्षी में या गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि होती रहती है। तो आइए एक बार समराइज कर लेते हैं कि मात्रादीनां खलु गर्भ कारणां भवता संपदा, अर्थात मात्र जाति जो गर्भ का स्वभाव होते हैं इसके संपूर्ण रूप से संपत्ति अर्थात अदोषता अर्थात दूषित न होने से, पहला पॉइंट है। उसी श्लोक में देखेंगे दूसरा वृत्तस्य अर्थात गर्भणी के माता के आहार विहार आचार अर्थात गर्भणी के जो नियम बताएंगे उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके पालन से भी गर्भ का पोषण प्रॉपर तरीके से होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि मात्रश्च उपस्नेहन उपसेव्याम, माता के हृदय से आई हुई रसवाहिनियां, माता के हृदय से आई हुई रसवाहिनियों के उपस्नेह से तथा माता के ही द्वारा उपस्वेद से गर्भ का पोषण होता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट देखेंगे काल परिणामात दिया है, काल परिणामात अर्थात काल के परिपाक से। और 5वां पॉइंट देखेंगे स्वभाव संसिद्धेन धेश्च अर्थात स्वभाव सिद्धि से ही अर्थात बाय नेचर ही उसका गर्भ का पोषण होता रहता है। इस तरह से उसका निर्माण या विकास गर्भाशय या कुक्षी में होता रहता है। ये जो विशद वर्णन है चरक शारीर 4 के 27 नंबर श्लोक में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। अब दूसरे नंबर का श्लोक है चरक शारीर 6 के श्लोक नंबर 23 में बात की गई है। चरक शारीर 6 के श्लोक नंबर 23 में क्या बताया गया है, तो उन्होंने बोला है कि जो व्यपगत पिपासा बुभुक्षु खलु गर्भ परतंत्र वृत्तम आश्रित्यम वर्तन्ते। मींस देखेंगे यहाँ पर एक शब्द है व्यपगत। व्यपगत का मतलब होता है रहित, व्यपगत का मतलब होता है रहित। तो यहाँ दिया हो व्यपगत मतलब रहित, तो मतलब व्यपगत पिपासा बुभुक्षु मींस जो गर्भ होता है वो कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि जो गर्भ होता है, जो गर्भ डेवलप हो रहा है वो भूख और प्यास से रहित होता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि गर्भ भूख प्यास से कैसे रहित होता है। तो सुश्रुत ने क्लियर कट कहा है कि गर्भ रोता नहीं है। सुश्रुत ने साग्रस्थान में बोला है गर्भ रोता नहीं है। रोता नहीं का मतलब क्या है कि वो उसकी जो भूख प्यास है
जब किसी को भूख प्यास लगती है तो अपने आप को, जो बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, रो कर अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है। इसका मतलब कि कह रहा है व्यपगत पिपासा बुभुक्षु, मीन्स गर्भ जो है भूख प्यास से रहित है, भूख प्यास से रहित है, क्योंकि उसकी समय समय पर उसका न्यूट्रिशन हो जा रहा है, तो भूख प्यास से रहित है। खलु गर्भ परतंत्र वृत्तिम मात्रम आश्रितम वर्तते, संपूर्ण जो गर्भ है उसकी वृत्ति अर्थात उसका जो पूरी साइकिल है, जीवन चक्र है, या जो गर्भावस्था का पूरा चक्र है, वो क्या है, माता पे आश्रित है। मतलब भूख प्यास से रहित है, फिर भी वो माता पे आश्रित है। तो भूख प्यास से रहित इसलिए है क्योंकि उसका न्यूट्रिशन समय समय पर होता जा रहा है नाभि नाड़ी के द्वारा। और साथ ही साथ क्या आ रहा है कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये किस पे डिपेंडेंट है, पूरी प्रक्रिया किस पे, माता के पर ही डिपेंडेंट है। जब तक गर्भाशय में रहता है तब तक माता पे आश्रित है। इसलिए कह रहा है व्यपगत पिपासा बुभुक्षु खलु गर्भ परतंत्र वृत्तिम आश्रित वर्तन्ते, मींस इसका जो गर्भ वृत्ति है वो माता पे आश्रित होती है, परतंत्र होती है, गर्भ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र वृत्ति है। उसके बाद देखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे, उपस्नेह उपसेदाभ्याम गर्भाशयो सद असत भूत अंग अवयव, सद असत भूत अंग अवयव। इसको मीनिंग देखेंगे कि जो माता पर आश्रित होकर, माता पर आश्रित होकर सूक्ष्म रूप में, माता पर आश्रित होकर, गर्भ किस पे आश्रित है, माता आश्रित है, परतंत्र है, माता पे आश्रित होकर, माता पर आश्रित होकर सूक्ष्म रूप में सत, यहाँ देखोगे एक पॉइंट है सत, एक पॉइंट है असत, मीन्स माता पर आश्रित होकर जो गर्भ होता है देखेंगे तो ये सूक्ष्म रूप में सत, अर्थात जब गर्भ का निर्माण होता है तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है, उसका जो साइज शेप होता है बहुत। यहाँ पर देख रहे होंगे सत का मतलब क्या है, सत का मतलब होता है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है कि जब गर्भ गर्भाशय में होता है, माता के गर्भाशय में जब गर्भ होता है वर्तमान समय में, उस समय की बात कर रहे हैं, जब गर्भ गर्भाशय में होता है तो बहुत सूक्ष्म रूप होता है, बहुत छोटा रूप होता है, और उसके जो भी अंग प्रत्यंग होते हैं बहुत ही सूक्ष्म रूप में होते हैं। जब वही गर्भ, जब एक तरह से उसकी डिलीवरी होती है, उसके अंग प्रत्यंगों की और डेवलपमेंट होता है, और कहीं न कहीं उस वर्तमान स्थिति को जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अर्थात उसके अवर्तमान कहने का तात्पर्य है कि उसके जब भविष्य काल में आते हैं तो क्या होता है, वहां पर जो अंग प्रत्यंग थे और अधिक डेवलपमेंट हो जाते हैं, जो कि असत के रूप में रहते हैं उस वर्तमान समय में। उस वर्तमान समय में जो भी अंग प्रत्यंग है जो डेवलप फॉर्म में भविष्य में होंगे, वो वर्तमान में, इस समय वर्तमान समय क्या है, असत रूप में है। उस गर्भ में कुछ सत रूप में है, कुछ असत रूप में है। और ये जो भी अंग प्रत्यंग है, इनका जो न्यूट्रिशन या पोषण किसके थ्रू हो रहा है, माता की जो रसवाह नाड़ी के थ्रू, रसवाह नाड़ी के थ्रू जो आहार रस के जो उपस्नेह तथा उपस्वेद के द्वारा जो इनका पोषण हो रहा है। आइए देखते हैं कि इसकी बात क्या कह रहे हैं कि जब ये अंग प्रत्यंग थोड़ा सा विकसित हुए हैं तो इसमें कह रहा है तदंतरम यस्य कश्चित लोम उपाया, मीन्स कुछ कश्चित लोम उपायन उपस्नेहन कश्चित नाभि नाड्यने, मीन्स कुछ जो इसका पोषण होता है कि जो इसके जो गर्भ जो डेवलप हो रहा है माता के गर्भाशय में, इसके सरफेस पे, इसके सतह पे क्या होते हैं, लोमकूप होते हैं, जैसे हम लोग के लोमकूप होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी सरफेस पे या सतह पे लोमकूप होते हैं। इस लोमकूप के थ्रू जो है रस वाहिनियां अटैच होती है, जिसके थ्रू वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये न्यूट्रिशन लेते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कश्चित नाभि नाड्यने, और कुछ जो उसका पोषण या न्यूट्रिशन किसके थ्रू हो रहा है, नाभि नाड़ी के थ्रू हो रहा है। तो नाभि नाड़ी किससे अटैच है, जो डेवलप हो रहा है गर्भ के नाभि से उत्पन्न हो रहा है, और जो माता के एक तरह से अपरा प्लेसेंटा के थ्रू अटैच है। तो इस प्लेसेंटा के माध्यम से जो नाभि नाड़ी के थ्रू गर्भ को न्यूट्रिशन या पोषण होता रहता है, मिलता रहता है। उसके बाद देखेंगे नाभ्याम यस्य नाड़ी प्रसक्ता, मीन्स नाभि से गर्भ, नाभि नाड़ी, नाभि से क्या होती है, गर्भ के नाभि से क्या नाड़ी जुड़ी होती है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि गर्भ के नाभि से जो नाभि नाड़ी या अम्बिलिकल कार्ड का जो अटैचमेंट होता है, उसका गर्भ के साइड में किससे अटैच है, वो एम्ब्रियो के अम्बिलिकस से अटैच है। तो कह रहा है कि नाभ्याम हस्य नाड़ी प्रसक्ता, गर्भ के नाभि से नाभि नाड़ी अटैच होती है। उसके बाद देखेंगे कि नाड्याम च अपरा, और ये गर्भ नाभि नाड़ी किससे और आगे बढ़ने पर किससे अटैच हो रही है, ये अपरा या प्लेसेंटा से अटैच हो रही है।
तो पहले तो ये गर्भ के नाभि से अटैच है, वही नाभि देखा जाए माता के साइड में तो वो उसके प्लेसेंटा या अपरा से अटैच होती है, और ये प्लेसेंटा का अटैचमेंट कहीं ना कहीं माता के हृदय से होता है। तो यहाँ देखेंगे अपरा च अस्य मातु, अपरा च अस्य मातु, अपरा जो होती है मातु अर्थात माता के प्रसक्ता हृदय मीन्स जो अपरा होती है प्लेसेंटा होती है वो माता के हृदय से प्रसक्त मीन्स अटैच होती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग मानते हैं कि जो हृदय होता है एक तरह से पंपिंग मशीन का काम करता है। तो इन मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहीं कहीं जो एक तरह से न्यूट्रिशन या जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, और साथ ही साथ जो है आयुर्वेद भी यही कहता है कि हृदय को प्राप्त होकर जो आहार रस होता है संपूर्ण शरीर में रक्त संवहन का कार्य होता है या रस संवहन का कार्य होता है। तो ये आहार रस जो होता है आहार रस के द्वारा जो कि संपूर्ण शरीर में उसका विचरण होता है आहार रस में, और यहाँ पर यूट्रस के आसपास या गर्भाशय के आसपास जाता है और उसके थ्रू इस गर्भ का पोषण होता है। तो इस तरह से देखेंगे मातु हृदयम हस्ता अपराम, माता के हृदय से अपरा अटैच होता है। तो यहाँ कह रहा है मातु हृदयम ताम अपरा अभिसंसलवती मीन्स माता के हृदय से अपरा जो है अटैच होती है। सिराभि सेंदना भी मीन्स फिर वहां पर अगर देखेंगे सिराएं होती है उसका सेंदन होता है मीन्स फिल्ट्रेशन होता है। उस फिल्ट्रेशन के थ्रू जब यहाँ पर आहार रस आ जाएगा तो फिल्ट्रेशन के थ्रू इस गर्भ में चला जाता है। उसका देखेंगे सतस्य रसो मीन्स जो रस जो आहार रस अभी गर्भ तक पहुंच गया माता के हृदय से रसवाहिनियों के थ्रू गर्भ तक पहुंच गया, उस आहार रस के द्वारा क्या हो रहा है सतस्य रसो मीन्स गर्भ क्या हो रहा है उस रस से क्या हो रहा है बल और वर्ण में वृद्धि हो रही है। तो गर्भ के बल और वर्ण में वृद्धि हो रही है उस आहार रस के द्वारा। फिर देखेंगे सच सर्वरसवान आहार, जो माता आहार लेती है माता का आहार कैसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुर रस का सेवन करती है सिर्फ अम्ल रस का सेवन करती है या कटु रस का सेवन कटु तिक्त कषाय, मीन्स जो भी आहार रस होता है आहार होता है वो षड रस से युक्त होना चाहिए या होता ही है। और वो षड रस से युक्त क्या होता है कि जो है कि देखेंगे स्त्रिया या पन्न गर्भाशय त्रिधा मीन्स स्त्री में जब पहुंचता है पाचन होता है तो माता के शरीर में जब आहार रस बनता है वो षड रसों से युक्त होता है। ठीक है, पंचभौतिक आहार खाना खाया, खाना खाने के बाद उसमें जठराग्नि की क्रिया होती है, जठराग्नि क्रिया करने के बाद जो आहार रस का निर्माण होता है उस आहार रस को हम लोग 3 भागों में डेवलप कर चुके हैं मीन्स 3 भागों में बांट देंगे। पहला भाग देखेंगे तो त्रिधा रसा मीन्स जो आहार रस हो रहा है वो 3 भागों में विभक्त होगा। किस तरह से डिवाइड होगा देखेंगे। त्रिधा रसा प्रतिपदते स्वशरीर पुष्टि मीन्स एक भाग मीन्स अगर उस 3 भाग में विभाजित हो रहा है आहार रस उसका एक भाग कहाँ जाएगा गर्भिणी के शरीर की पुष्टि के लिए। गर्भिणी को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए आहार चाहिए तो उसका एक भाग गर्भिणी के शरीर के लिए होगा। दूसरा जो होता है स्तन्याय, चरक ने बोला है स्तन्याय, स्तन्य का मतलब होता है क्षीर के निर्माण के लिए। बट देखा जाए तो जब गर्भ का डेवलपमेंट होता है उस समय गर्भ जो है माता के आहार रस से ही न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन जैसे ही गर्भ जो है शरीर के रूप में उसकी डिलीवरी होती है या प्रसव होता है देन उस समय क्या होता है कि उसके क्षीर जो दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया भी मेमोरी ग्लैंड से स्टार्ट हो जाती है जिससे ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। तो बच्चों को फीड कराया जाता है तो उस समय के लिए रेडी होता है। लेकिन काश्यप बोलते हैं कि देख स्तन्याय नहीं स्तन वृद्धि। तो काश्यप बोलते हैं कि आहार रस का एक भाग स्तन के वृद्धि के लिए होता है। तो स्तन की वृद्धि के लिए क्या है देखेंगे यहाँ पर। तो स्तन की वृद्धि के लिए क्या है सौतेन आहारेण, और तीसरा पार्ट क्या है गर्भ की वृद्धि के लिए है। तीसरा भाग देख रहे होंगे तो ये एक भाग जो उसके गर्भ की वृद्धि के लिए आता है। सौतेन आहारेण उपशब्द मीन्स ये जो आहार रस होता है इससे जो होता है इसी आहार रस के सहारे, उपशब्द मीन्स होता है उसके सहारे गर्भ का जीवन चक्र चलता रहता है। और किस तरह से जीवन चक्र चलता रहता है परतंत्र वृत्ति मात्र आश्रित मीन्स ये जो वृत्ति होती है वो परतंत्र होती है स्वतंत्र नहीं होती है, ये डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है माता पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसको बोला गया है कि परतंत्र मात्र आश्रित वर्तेत्य अंतर्गत। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चरक ने कुछ इस तरह से
आहार रस का या फिर जो भी गर्भ का पोषण के बारे में बोला है। फिर देखेंगे तीसरा पॉइंट, देखेंगे यहाँ सुश्रुत का मत है। तीसरा पॉइंट सुश्रुत का मत है। सुश्रुत बोलते हैं कि जो गर्भ की एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो माता के थ्रू ही पता चलता है, क्योंकि गर्भ तो गर्भाशय में है। अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है या उसकी कोई एक्टिविटी है तो माता के थ्रू ही पता चलता है। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो कहते हैं कि निश्वासो उच्छ्वासो संक्षोभ स्वप्नान गर्भो अभिगच्छति। मीन्स जो गर्भ जब सोता है, सांस लेता है, तो माता भी सांस लेती है। गर्भ जब सांस छोड़ता है तो माता भी सांस छोड़ती है। गर्भ जब संक्षोभ करता है, मीन्स इधर उधर घूमता रहता है, हिलता है, तो माता भी चल फिर के थक जाती है। या गर्भ जब सोता है, तो इस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि जो गर्भ जब सोता है तो माता भी सोती है। तो इस तरह से जो गर्भ की एक्टिविटी या क्रियाकलाप है वो किसके थ्रू पता चलेगा, माता की एक्टिविटी या क्रियाकलाप के थ्रू पता चलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो माता जो है, माता अगर माता का श्वास लेना, निश्वास मतलब सांस लेना अंदर की तरफ, और उच्छ्वास का मतलब सांस छोड़ना। माता जब सांस लेती है और सांस जब छोड़ती है, और साथ ही साथ जो चलने फिरने से उसके शरीर में श्रम उत्पन्न होता है, साथ ही साथ उसमें वो माता जब सोती है, तो ये जब एक्टिविटी होती है, ये इसका जो व्यवहार, ये गर्भ के व्यवहार को दर्शाती है। मीन्स कुछ गर्भ में एक्टिविटी, कुछ क्रियाकलाप इसी तरह से चल रहे हैं। माता जब सो रही है तो गर्भ भी सो रहा है, ऐसा मानते हैं। माता जब टहल रही है तो बच्चा भी थोड़ा सा गर्भाशय में टहलता है, उसकी वजह से थकान होती है। माता जब सांस को अंदर लेती है तो गर्भ भी अपना सांस अंदर लेता है। या माता जब सांस को बाहर छोड़ता है, माता बाहर सांस को छोड़ती है तो गर्भ भी सांस छोड़ता है, ऐसा माना जाता है, ये सुश्रुत बोलते हैं। तो ये गर्भ का व्यवहार है या क्रियाकलाप है। आइए फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, मातुस्तु। फिर यहाँ देखेंगे कि मातुस्तु खलु रसवाहा या नाड्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा। मीन्स माता के रसवाहा नाड़ी से, मातस्तु खलु मीन्स माता के रसवाहा नाड़ी से गर्भ नाभि नाड़ी जुड़ी होती है। तो माता के रसवाहा नाड़ी से गर्भ की नाभि नाड़ी जुड़ी होती है। प्रतिबद्धा मीन्स जुड़ी होती है। सा अस्य मातुर आहार रस वीर्यम, उसी गर्भ नाभि नाड़ी से, उसी गर्भ नाभि नाड़ी से क्या होता है, माता के आहार रस का वीर्य अभिवहति मीन्स माता के शरीर से गर्भ में एंट्री करता। अभिवहति मतलब ले जाया जाता है। उसी नाभि नाड़ी की सहायता से माता के आहार रस का जो वीर्य होता है, माता के आहार रस का जो वीर्य होता है, वो गर्भ नाभि नाड़ी के सहायता से वो गर्भ की तरफ ले जाया जाता है। इसका मतलब अभिवहति मीन्स वहन किया जाता है, माता से जो है गर्भ की तरफ अभिवहन मीन्स ले जाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तेन उपसेहीन मीन्स माता के जो आहार रस होता है उसके उपस्नेह से ही, क्या तेन उपस्नेहीन अस्य अभिवृद्धि भवति मीन्स गर्भ की वृद्धि होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने गर्भ के पोषण के बारे में यहाँ पर देखा, जो कि बहुत ही विस्तृत वर्णन यहाँ पर आया है। धन्यवाद।